चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में। देखो मेरे पास में इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अब देखो कितने सिंपल तरीके से जो है वो आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। इतने सारे केसेस आपको नहीं रखने पड़ेंगे, कुछ भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनना। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है और जो एक्सेप्शंस भी आएंगे उनका भी एक्सप्लेनेशन इसी से आप दे सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडोंटा केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आयोनिक मोबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। देखो बहुत से स्टूडेंट्स को इस पर डाउट होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत आराम से आप इसके जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डाउट ये रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करा जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। बहुत सारे बुक्स के अंदर या स्टडी मटेरियल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, उन सारे केस को स्टडी करना, सारे केस को याद रख पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको एक सिंपल सा की पॉइंट बताऊंगा, उस की पॉइंट को आप यूज़ करके आराम से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर, या कुछ ऐसे ऑर्डर होंगे जहाँ पर ये वाला की पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, बट मैक्सिमम केसेस में ये वाला की पॉइंट अप्लाई होगा। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। दूसरा, अगर आप इस पूरे वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो इसके बाद सॉल्युबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप सारे के सारे सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो एंड जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक जिसका नाम है आयोनिक मोबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है। आयोनिक मोबिलिटी बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी मान लो आयोनिक कंपाउंड ऐड करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है। जैसे वाटर के अंदर हमने NaCl ऐड करा, तो जब वो आयोनाइज होगा तो उसके अंदर एक तो Na+ आयन बनेगा, एक Cl- आयन बनेगा। अब ये जो Na+ और Cl- है किस तरीके से मूव करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या कहलाती है, आयोनिक मोबिलिटी कहलाती है। अब आयोनिक मोबिलिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से किसी भी आयन की मोबिलिटी डिक्रीज हो सकती है और किसी भी आयन की मोबिलिटी बढ़ सकती है, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें सभी लोग, आप लोग देखो हमारे पास में है फर्स्ट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जिसके अंदर हमारे पास में है लिथियम, उसके बाद हमारे पास में सोडियम है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, फिर उसके बाद पोटेशियम प्लस, K+, उसके बाद में आएगा Rb+ एंड उसके बाद में आएगा अपने पास CS+। ये हमारे पास में कुछ कैटायंस हैं। एंड मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। देखो होता क्या है, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें तो दो चीज़ें होती है। एक तो हमारे पास में लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी, और एक हमारे पास में होता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने लैटिस एनर्जी तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था, हाइड्रेशन एनर्जी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा है, आपको कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट याद नहीं रखना पड़ेगा। देखो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होती है, या फिर ये बोल सकते हो जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट होती है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, उसी को आप हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हो। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको कंपाउंड को डिजोल्व करना है तो कंपाउंड को डिजोल्व करने के लिए बताओ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा? बिल्कुल हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। यानी अगर किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है या किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स लैटिस एनर्जी। क्लियर है सभी को? चलो इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया था, इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि एक आयोनिक पोटेंशियल भी होता है। तो आयोनिक पोटेंशियल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो बहुत सिंपल सा तरीका हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास में ये सारे के सारे एक्वस फेज में है ना, क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया है, पानी के अंदर डाल दिया है। और जैसे ही हमने इनको पानी के अंदर डाल दिया तो ये एक्वस फेज में आ चुके हैं। अब जब एक्वस फेज में आ जाएंगे तो बताओ, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे ही हम इन आयंस को पानी के अंदर डालेंगे, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, आप सभी को पता है कि H2O होता है और उसके अंदर पोल्स होते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये वाटर है आपके पास, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और ये कुछ इस तरीके से है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, जैसे ही आप लिथियम प्लस, Na+, K+, Rb+, CS+, इन सभी को पानी में डालेंगे तो होगा क्या, जब आप इनको पानी में डालेंगे ना तो वाटर मॉलिक्यूल इन सबको ऐसे सराउंड कर लेंगे। ठीक है? अब सोच के देखो, अगर हम बात करें एक नॉर्मल ऑर्डर की,
नॉर्मल ऑर्डर हमारे पास में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सही है। अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो आप सभी को पता है कि साइज जो है वो क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है ना। ऊपर से नीचे आ रहा है, अरे ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। सही है। लेकिन अब ध्यान रखना, अब हम जो साइज डिस्कस करने वाले हैं वो साइज का ऑर्डर अलग आएगा और दोनों साइज अलग अलग होते हैं। ये ऑर्डर सही है। अगर मैं इनके साइज का ऑर्डर की बात करूं तो इनके साइज का ऑर्डर जो आएगा, सुनना ध्यान से, वो ऑर्डर आएगा ये वाला। अब ये वाला जो ऑर्डर है ये कैसे पॉसिबल हो गया? हमने तो देखा है कि सीजियम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लेकिन Li+ का साइज कैसे बड़ा हो गया? ये वाला साइज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रेटेड साइज। कौन सा साइज डिस्कस कर रहे हैं? हम हाइड्रेटेड साइज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ हाइड्रेटेड साइज। अब देखो हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, तो सुनना ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा तो लिथियम बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको, छोटा सा ये लिथियम जो मैंने एकदम डार्क कर रखा है, तो लिथियम बहुत छोटा सा है। बताओ, बहुत छोटे से मॉलिक्यूल को घेरने के लिए कम वाटर मॉलिक्यूल चाहिए और बहुत अच्छे से उसको सराउंड करा जा सकता है। तो देखो इसके चारों तरफ कौन आ गया होगा? इसके चारों तरफ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड कर लिया, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेगा तो इसका साइज जो होगा वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ऐसे साइज जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि ड्यू टू स्मॉल साइज, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज हम बोल सकते हैं ना मोर हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन साइज इंक्रीजेस, एंड हाइड्रेशन साइज इंक्रीजेस। यानी कि जो लिथियम है उसका छोटा साइज होने की वजह से उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेटेड साइज उसका बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला अगर मैं बात करूँ तो देखो हमारे पास में सीजियम है। सीजियम पहले से ही बहुत बड़ा है, ये देखो ये सीजियम। अब इस सीजियम को अगर मुझे सराउंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होंगे और बहुत अच्छे से सराउंडिंग इसकी नहीं हो पाएगी, तो इसका साइज जो होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सीजियम, सॉरी, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सीजियम लेस हाइड्रेशन, और जब लेस हाइड्रेशन होगा तो हाइड्रेटेड साइज क्या होगा, हाइड्रेटेड साइज डिक्रीजेस, हाइड्रेटेड साइज डिक्रीजेस। तो हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? अब देखो मोबिलिटी की बात करते हैं। देखो ये छोटा सा अब बहुत बड़ा हो गया, ये पहले से बड़ा था अब ज़्यादा छोटा हो गया, इसके रिस्पेक्ट में तो छोटा ही हो गया, ये इतना बड़ा और ये इतना सा छोटा बन गया। अब बताओ, जब पानी में डाल देंगे, जब हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कौन ज़्यादा अच्छे से मूव करेगा? जिसका हाइड्रेशन कम होगा वो ज़्यादा अच्छे से मूव करेगा, क्योंकि उसको वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड नहीं करेंगे। लेकिन जिसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो बताओ जिसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा उसको वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा घेर के रखेंगे, वो प्रॉपर क्या नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि लिथियम की Li+ की मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू सीजियम प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख सकता हूँ कि इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी ये हो जाएगी डिक्रीज। तो लिथियम की मोबिलिटी डिक्रीज होगी एंड सीजियम की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या बात समझ में आई आप सभी को? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस मैं आपको इस धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से यहाँ जाने पर ये तो हाइड्रेटेड साइज हो गया। अगर ये हाइड्रेटेड साइज हो गया तो बताओ इसका अगर मुझे आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर निकालना हो, किसका, आयोनिक मोबिलिटी, तो क्या होगा बताओ, इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होगा। यानी कि अगर मैं लिखूँ Li+, फिर अगर हमारे पास में है Na+, फिर हमारे पास में है K+, फिर हमारे पास में है Rb+, फिर हमारे पास में है CS+। ऊपर से नीचे जाने पर ध्यान रखना ये सारे एक्वस है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ। देखो हमारे पास में Be+2 है, मेरे पास में Mg+2 है, फिर हमारे पास में Ca+2 है, फिर हमारे पास में Sr+2 है, फिर हमारे पास में Ba+2 है। क्लियर? बताओ इधर से इधर जाने पर हाइड्रेटेड साइज क्या होगा,
हाइड्रेटेड साइज, क्या हाइड्रेटेड साइज बताओ डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज होगा। तो बताओ अगर हम बात करें आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात आपको समझ में आई? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आयोनिक मोबिलिटी का। अब हम बात करने वाले हैं सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा हम लोग डिफिकल्टीज में नहीं जाएंगे, अलग अलग केसेस नहीं पढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर सारी सॉलिबिलिटी खत्म। क्लियर है? तो फटाफट से आप उसको कॉपी कर लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो जो हमने अभी पढ़ा है वो पूरा काम आएगा आपका, सॉरी कुछ अलग लिख दिया मैंने, आप लिखना सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हमने पढ़ा है ना वो सारा का सारा यूज़ होगा इसके अंदर। तो ध्यान से सुनना कि सॉल्युबिलिटी किस तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। और अगर ध्यान से सुनेंगे तो 2 से 3 लाइन्स के अंदर आपकी सारी सॉल्युबिलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखें आप लोग सभी लोग, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, एक कंटेनर लेके आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेके आया हूँ, ये आपके पास में कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने क्या भर दिया है, आप सभी का फेवरेट, अरे आप सभी का फेवरेट पानी, गलत डायरेक्शन में ना जाएं आप लोग, ये है आप सभी का फेवरेट पानी। तो हमने इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया या फिर जल भर दिया। क्लियर है? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अब पानी के अंदर अब आप सभी को पता है क्या डालेंगे, अरे पानी के अंदर हम NaCl डालेंगे। क्या डालेंगे? फिर गलत डायरेक्शन जा रहे हैं आप लोग। पानी के अंदर हमने NaCl डाल दिया। जब हम पानी के अंदर NaCl डालेंगे तो क्या होगा, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें और हम नींबू और सब डाल करके अच्छे से जूस बना सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। NaCl को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो जैसे ही आप सभी को पता है कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये? आयोनिक कंपाउंड है। अगर ये आयोनिक है तो देखो ये जैसे ही आप पानी में डालोगे ना इसको, तो ये आयोनाइज या फिर बोल सकते हो कि ये अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाएगा। Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, फिर Na+ मिलेगा, फिर Cl- मिलेगा, फिर Na+ आ जाएगा, फिर Cl- आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से ये सारे जो है इसके अंदर पड़े रहेंगे इस तरीके से, Na+, Cl-, Na+, Cl-। क्लियर है सभी को? अब होगा क्या कि जब हम इस NaCl को पानी में डालेंगे, आप सभी ने सुना होगा कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, लेकिन वो कभी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ उनके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो सारे कंबाइंड होते हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे कि मोल्टन स्टेट में वो आयोनिक कंडक्टर होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास में वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उसको पिघाल दिया जाता है तो वो धीरे धीरे आयंस में टूटना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, वो भी आयोनिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आयंस बन गए, है ना। तो जब आयंस बनेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, सॉरी जनरेट हो सकती है, या बोल सकते हो फ्लो कर सकती है। तो सिमिलर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे सीन जो होगा वो होगा क्या, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने पानी में नमक डाला तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 चीज़ें होगी। एक तो हमारे पास में है Na+, एक हमारे पास में है Cl-। ध्यान से देखना आप लोग। और दूसरा वाटर तो ही है, अभी जैसे मैंने आपको वाटर का पोलर बॉन्ड बताया था, सिमिलर वैसा ही इसमें होगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में वाटर, तो मैं वाटर को थोड़ा ब्लू वाले मार्कर से लिख देता हूँ। देखो इस पर प्लस चार्ज, और वाटर अभी हमने पढ़ा था कि वाटर आपको ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इस पर आएगा आपके पास में माइनस का चार्ज, इस पर आएगा प्लस का चार्ज, इस पर आएगा प्लस का चार्ज। तो ये तो सिंपल सी बात है कि प्लस के सामने कभी प्लस नहीं आ सकता, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, तो ये सामने आ गया ऑक्सीजन। जैसे ही पानी को पता चला कि उसके अंदर नमक डाल दिया गया है, तो पानी का ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से भागेगा किसकी तरफ, सोडियम की तरफ। कि अच्छा सोडियम आ गया हमारी क्लास में, मतलब सोडियम आ गया है अपने अंदर, फिर तो मज़ा ही। तो देखो ये सारे ऑक्सीजन आ गए सोडियम से, है ना, सोडियम के पास में आ गए सोडियम का हालचाल पूछने। और सोडियम से आकर के सोडियम को बोला कि भाई तुम्हारे पास में पॉजिटिव, हमारे पास में नेगेटिव, आओ हम बॉन्ड बनाएं। अरे अट्रैक्शन वाला बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा
और ये अट्रैक्शन जो होगा वो डाइपोल या आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा। वाटर में डाइपोल होता है, सोडियम का आयन है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना। कौन सा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से जैसे ही सोडियम पानी में गया, पानी के सारे ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? सोडियम को घेर लिया इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? Cl। अब Cl जो होगा जैसे ही पानी में जाएगा तो Cl के जो वाटर के हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, है ना। ऑक्सीजन से इसकी लड़ाई हो रखी है तो ऑक्सीजन सामने नहीं जाएगा इसके, ये हाइड्रोजन को भेजेगा कि जाओ पूछ के आओ क्या दिक्कत है इसको। तो इसने ऑक्सीजन को भेज दिया और हाइड्रोजन को भेजा ऑक्सीजन ने, और ये इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन आए और इस तरीके से पूछने लगे कि भाई क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, इस पर भी प्लस चार्ज, सब पर प्लस चार्ज, सब पर, सारे हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज? प्लस का चार्ज। लेकिन Cl पर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज। तो इस पर जो अट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो भी हम कंपाउंड इसके अंदर डालेंगे वाटर के अंदर, उसमें वो आयोनाइज होगा अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो। अगर उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, अगर उसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है तो वो बहुत इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी ना, जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से, उसी को हम लोग बोल देंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है सभी को? तो एक सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फॉर सॉल्युबिलिटी हम बात करेंगे। फर्स्ट, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, देन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होगी या फिर जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड विल बी नॉन सॉल्युबल। तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन सॉल्युबल होगा। एक तो बात ये आई। इसी के साथ हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमारे पास में आएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आएगा? हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। अब जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप सभी को पता है कि एक पावर होती है, ध्यान रखना, सॉल्वेंट की वो पावर होती है जिसमें कि वो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक करके और अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर पाए। तो सबसे ज़्यादा जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है वाटर का, है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 80 एप्सिलॉन नॉट इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। बट आप लोग ध्यान रखना, मैं यही बता देता हूँ लिखने के लायक है नहीं, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो H2O2 का होता है ना। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? H2O2 का। H2O2 का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि ध्यान रखना, जो H2O2 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जैसे ही हम इसके अंदर कोई भी कंपाउंड डालेंगे, आयनिक कंपाउंड, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करते ही पूरा का पूरा आपका जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम कभी भी H2O2 को एज ए सॉल्वेंट कंसिडर नहीं करते हैं। हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है? हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। क्लियर है आप सभी को? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। बाकी देखो, इसका एक पूरा छोटा सा कैलकुलेशन भी आती है, एक छोटा सा फॉर्मूला भी डिराइव होता है, बट वो हमें नहीं करना है क्योंकि वो हमारे कोई काम का है नहीं। ठीक है, तो आपको सीधा डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी पता चलनी चाहिए। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 मोल जो आयनिक कंपाउंड होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से हम फैक्टर्स क्या याद रखेंगे, कौन कौन से केस हैं, कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम 2 से 3 पॉइंट यूज़ करेंगे और सारे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है वो आपसे हो जाएंगे। तो पहले आप उसके लिए ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये कॉपी कर लें,
फिर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रिक, जिसको यूज़ करके आप सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हो कि बहुत इंस्टेंट में आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो फटाफट से नोट करें, फिर मूव करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में। देखो मेरे पास में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और अब देखो कितने सिंपल तरीके से जो है वो आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। इतने सारे केसेस आपको नहीं रटने पड़ेंगे, कुछ भी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनना। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, और जो एक्सेप्शंस भी आएंगे उनका भी एक्सप्लेनेशन इसी से आप दे सकते हो। अगर आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड नीट के अंदर भी कई बार ऑप्शंस के अंदर आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर दिस रीज़न। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आजकल पूछने जाने लगे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब सॉल्युबिलिटी आपको जब भी देखनी होती है तो उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी के रेस्पेक्ट में। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखो। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा होती है, तो जब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लैटिस का फॉर्मेशन होता है तब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। हाँ, या हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगा या लैटिस होगा उतना ही एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, तो बात एक ही। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा कब हो सकती है? जब लैटिस एनर्जी कम होगी। अब लैटिस एनर्जी कम कब हो सकती है? तो सिंपल सा तरीका है, जितना वीक लैटिस बनेगा। अब वीक लैटिस कब बन सकता है? तो ध्यान रखना, जितना कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस आएंगे, जितना कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस आएगा उतना ही लैटिस एनर्जी कम होगी, क्योंकि लैटिस वीक बनेगा। जितना वीक लैटिस बनेगा उतनी ही लैटिस एनर्जी कम होगी, और जितनी कम लैटिस एनर्जी होगी उससे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और जैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल है। यानी कि कुल मिला के आपको ये चेक करना है, जहाँ कैटायन और एनायन का साइज में डिफरेंस होता है, कैटायन और एनायन के साइज में जहाँ ज़्यादा डिफरेंस, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। कैटायन और एनायन के साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको आप लोग। इसी को यूज़ करके अभी हम सारे ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैं ये वाला ऑर्डर सॉल्व करने वाला हूँ। अब नॉर्मल स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसमें अच्छा कैटायन सेम नहीं है, कैटायन चेंज हो रहा है, एनायन सेम है, फिर नंबर ऑफ एनायन चेक करेंगे, फिर पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, वो सब चेक करना पड़ेगा। कुछ चेक नहीं करना है, डायरेक्ट रेडियस का डिफरेंस चेक करो। जितना ज़्यादा साइज में डिफरेंस आएगा उतना ही सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इधर से इधर हम चलें तो लिथियम का साइज़ भी छोटा है, फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा है। यहाँ मुझे साइज़ का डिफरेंस कम मिलेगा, यहाँ मुझे साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, और मैं इस तरीके से इसका ऑर्डर निकाल दूँगा। इधर से इधर चलो, यहाँ मुझे साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। इधर से इधर चलो, मुझे यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। कितना इजी हो गया है ना। तो इसको आप ज़रूर से, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप इसको शेयर करें, आप इसको अपने पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, तो आपको सारे के सारे ऑर्डर आ जाएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे OH है ना, OH को भी हम मोनो एटॉमिक की तरह ही कंसिडर करेंगे। किसकी तरह? मोनो एटॉमिक। और ये हम मान के चलेंगे कि इसका साइज़ भी क्या है, छोटा है। तो छोटा साइज़ है तो ये लो ऑर्डर, खत्म यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे यहाँ वाले पॉलीएटॉमिक स्टार्ट हो चुके हैं। सुनना ध्यान से, हमारे पास में LiNO3 है। देखो यहाँ हमारे पास में CsNO3 है। NO3 पॉलीएटॉमिक एटम जो होता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या एनायन जो होगा उसका साइज़ पहले से बड़ा होगा, ऊपर से सीजियम का साइज़ और बड़ा। तो जब बड़ा साइज़ दूसरे भी बड़ा साइज़, तो डिफरेंस क्या आएगा? कम। तो यहाँ मुझे रेडियस का डिफरेंस कम देखने को मिलेगा, यहाँ मुझे रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा, तो मेरा ऑर्डर ये आ जाएगा। इसमें भी मेरा ऑर्डर ये आ जाएगा, इसमें भी मेरा ऑर्डर ये आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर को तो प्रैक्टिस है इस वजह से उनको आ रहा है, हमें तो नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है। आप लोग किसी भी सॉल्युबिलिटी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो प्रीवियस ईयर में, उसको उठाएं, ये वाला मेथड लगाएं, 99% आपका आंसर निकाल के देगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, बीच में एक्सेप्शन डाल दिए जाते हैं, तो अगर हमें एक्सेप्शन याद नहीं है तो हम गलत करके आएंगे। क्लियर? तो ये वाला मेथड एक्सेप्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक्सेप्शन अलग से लिखवाऊंगा आपको लास्ट में, उसको ज़रूर से ध्यान से देखें। बताओ
ये वाला क्या होगा। अब ये वाला तो अलग ही केस बनता है, अगर आप वो 4 केस पढ़ेंगे तो उन 4 केस में क्या बताया जाता है कि जहाँ कैटायन के नंबर ज़्यादा हों तो फिर आपको चेक करना है कि जो एनायन जो है वो एनायन सिंपल है या एनायन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एनायन अगर सिंपल है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है, बट हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास में सिस्टम है, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा, है ना, बहुत सिंपल, क्लियर है, तो कोई दिक्कत आपको। तो इस तरीके से आप विद इन 30 सेकेंड मैक्सिमम सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आप ये बोल सकते हो कि एस ब्लॉक के जितने भी सॉलिबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे खत्म हैं, अभी एक्सेप्शन बाकी है उनको छोड़ करके, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन, है ना, बहुत सिंपल सी ट्रिक बस। तो आप फटाफट से इसको कॉपी कर लें, फिर हम बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। फिर मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स दे दूंगा जिससे कि आप एस ब्लॉक के अलावा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के जो सॉल्ट बनते हैं उनकी भी सॉलिबिलिटी को बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करें, फिर हम बात करते हैं एक्सेप्शन पे। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। तो देखो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन में आपको पहला एक्सेप्शन याद रखना है, 5 एक्सेप्शन है, बस ये याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, पहला क्या याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो ऑर्डर आएगा वो इसका जस्ट उल्टा आएगा जो हमारा ऑर्डर आता है। हमारा ऑर्डर क्या आएगा, देखो यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा है, साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा तो इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा, बट इसका ऑर्डर ये नहीं आएगा, इसका ऑर्डर ये आएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो इसमें ये दिया जाता है कि इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी, जबकि इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। और इसके अंदर जो ऑर्डर दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सॉलिबिलिटी का ऑर्डर ये आता है। एंड वहीं अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें ध्यान रखना, इसमें बहुत सिंपल सा ऑर्डर आएगा। ये वाला जो BeF2 है ये वाला आ गया यहाँ पे, BeF2 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये BeF2 आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ BeF2, और बस जो ऑर्डर हमने अरेंज करा था वो ऑर्डर आ जाएगा अपने पास। क्लियर है सभी को। इसी तरीके से अगर हमारे पास में LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl है तो इसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डर आएगा वो देखना ध्यान से आप लोग। इसके अंदर ऑर्डर आएगा सबसे पहला LiCl, फिर आएगा आपके पास में CHCl, फिर आएगा आपके पास में RbCl, फिर आएगा आपके पास में NaCl, और सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सॉरी सबसे कम किसका आएगा, KCl का आएगा। तो बहुत ही सिंपल। इसका अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सिंपल सा ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा NaI का, फिर आएगा LiI, फिर आएगा KI, फिर आएगा RbI एंड फिर आएगा CSI। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ऑर्डर आएगा। आपको ये सारे एक्सेप्शन याद रखने हैं। एक्सेप्शन याद रखोगे तो नॉर्मल तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है, 5 एक्सेप्शन है। पहले आपको याद रखना है, देखो फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सेकंड के फ्लोराइड एंड फर्स्ट के क्लोराइड एंड आयोडाइड, बस ये याद रखना है। क्लियर है सभी को। चलिए फटाफट से इसको नोट करें, फिर मैं आपको डी ब्लॉक एंड अगर आपके पास में पी ब्लॉक के सॉल्ट हैं उसकी सॉलिबिलिटी कैसे निकालते हैं 2 मिनट के अंदर वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं, देखो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ, ये पॉइंट आप याद रखें। सॉलिबिलिटी के अगर और भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। इन पॉइंट को याद रखने के बाद आपका कोई भी सॉलिबिलिटी का ऑर्डर गलत नहीं होगा। तो देखो पहला है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं इस ब्लॉक के वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फ्लोराइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट एंड जो ऑक्सिलेट होते हैं, ये जो 4 सॉल्ट होते हैं लिथियम के, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसी तरीके से मेटल नाइट्रेट एंड मेटल एसीटेट, ये भी दोनों कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसी तरीके से मेटल सल्फेट जो होते हैं ये भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कैल्शियम का सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मेटल के जितने भी जनरली हैलाइड्स बनते हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास में मरकरी, सिल्वर, कॉपर, लेड, इनके जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों। और जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड जो सेकंड ग्रुप होता है उसका सिर्फ और सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड ही वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ मिल जाए, जैसे सपोज करो आपको SnCl4 दे दिया, आपको SnCl2 दे दिया, आपको एक दे दिया FeOH का होल थ्राइस, आपको दे दिया FeOH का होल ट्वाइस, या सपोज करो आपको दे दिया AgF, AgCl, AgBr, AgI दे दिया। इसी तरीके से आपको HgF2 दे दिया, HgCl2 दे दिया, HgBr2 दे दिया, HgI2 दे दिया। अगर आपको ये सारे कंपाउंड दे दिए और आपको बोला गया कि इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिफाइन करें, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास में, सुनना ध्यान से, अगर आपके पास में डी ब्लॉक के
या पी ब्लॉक के कोई भी सॉल्ट आते हैं, या अगर आपको ये बोला जाता है कि सॉलिबिलिटी आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक्सप्लेन करनी है, तो उसके लिए ध्यान रखना सॉलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ध्यान रखना सभी लोग, आपको हमेशा पोलराइजेशन से इसका आंसर देना है। हम क्या करेंगे, पोलराइजेशन को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पोलराइजेशन को। अगर सॉलिबिलिटी वाटर में पूछी है तो उसका ऑर्डर अलग आएगा, अगर सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूछी है तो उसका अलग आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम ऑर्डर पोलराइजेशन से देंगे, ना कि रेडियस की डिस्टेंस से, ठीक है, मतलब रेडियस का डिफरेंस का। अगर मैं बात करूँ SnCl4 SnCl2, इसमें से सॉलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखना जिसका पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है, क्योंकि पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन वहीं अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जगह है नहीं मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ध्यान रखना क्या लिखेंगे हम लोग, सॉलिबिलिटी जो होगी, या हम बोल सकते हैं, हाँ चलो सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और वहीं अगर आपके पास, अगर इन वाटर की अगर आपको बात करी जाए तो ध्यान रखना सॉलिबिलिटी क्या होगी, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी पोलराइजेशन। ये मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाटर के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सपोज करें कि हमारे पास में ये दिया गया है SnCl4 SnCl2, यहाँ इसका +4 है, यहाँ इसका +2 है, पोलराइजेशन इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो इसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा। इसमें और इसमें अगर हम बात करें +3 +2, पोलराइजेशन इसका ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पोलराइजेशन कम है तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यही हमने एक्सप्लेन करा। देखो यहाँ हमने लिखा है, वो कहाँ गया, मेटल्स हैलाइड आर इन वाटर इनसॉल्युबल, क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सिल्वर के क्लोराइड आयोडाइड एंड ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। देखो वाटर इनसॉल्युबल। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो, तो ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, ये वाला। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो अगर आपके पास में नॉर्मल कंपाउंड दिए जाते हैं तो आप क्या चेक करेंगे, रेडियस को चेक कर लेंगे, या एटम, या बोल सकते हैं कि साइज़ का डिफरेंस चेक कर लेंगे, और दूसरा आप एक्सेप्शन को याद रखेंगे। इन सभी चीज़ों को याद रखें, आप आराम से क्या कर सकते हो, आप आराम से सॉलिबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से इससे सिंपल तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।